दुनिया इज इन शॉक। मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इजराइल इन 2007। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो एक डिफेंस एग्रीमेंट या फलस्तीन के हवाले से जो एग्रीमेंट हो रहा था उसको डीरेल करने की कोशिश की गई है। अब वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग आज बातें क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली जो पैसे दिए हैं ईरान को, और जो माजी में ओबामा पीरियड में भी ईरान को पैसे दिए गए थे, वो सारे हमास के पास जाते हैं, हमास उनसे रॉकेट बनाते हैं। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान ने उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के और पाउंडों के बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इजराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको ट्रिपल डी कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ही उनके आपस में चल रहे हैं। और अगर देखा जाए इसमें तो इजराइल जो है इस वक्त जो उनका असर सूख है वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भारत के या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। ये भी उनको करीब लाती है उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका। उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का। और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इजराइल को, हमास को, $100 मिलियन ईरान हमेशा हर साल देता है हमास। बिल्कुल, ईरान दूसरे नंबर पर कतर है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कतर है जो कतर उनको सपोर्ट करता है, और $360 मिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए थे। इजराइल जब तक अपने टारगेट को, अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा और बिलखुसूस बेगुनाह फलस्तीनियों का होगा। अब मैं फलस्तीन की हालत बताना चाहता हूँ। ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि फलस्तीन के हालात क्या है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कल सुबह अचानक खबर यह आती है कि हमास ने 5,000 मिसाइल के साथ इसराइल पे अटैक किया है। फिर उनके 30 के करीब जो फौजी हैं उन्हें अबडक्ट किया है। फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से ये प्रॉपर अनाउंस किया जाता है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस करते हैं, वार डिक्लेयर करते हैं हमास के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया से रिएक्शन और हर मीडिया के ऊपर इस टाइम ये हेडलाइन के तौर पे ये चीज चल रही है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, इंडिया का क्या 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 स्टांस है, मुस्लिम कंट्रीज का क्या स्टांस है, इसी पर बात करेंगे। फिर से हमारे साथ साजिद ताड़ साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए आपको जहमत दी। तो सर मैं ट्रैवलिंग टेक्सास में, आज टेक्सास में था, लेकिन बाकी आपकी बात ठीक है कि आज पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था। सुबह आज जो बात की जा रही है बिल्कुल 7 बजे, सुबह 7 बजे जो इसराइल के अंदर सैटरडे को हुआ है, उसको वाशिंगटन डीसी के अंदर जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना मोसाद को बनाया जा रहा है, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। आप फरमा रहे थे 5,000, लेकिन कुछ आदाद ये भी कहते हैं कि 7,000 के करीब जो है वो रॉकेट मारे हैं हमास ने। तो 7,000 रॉकेट मारने के लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन मोसाद किस तरह फेल हुई है, आज वाशिंगटन डीसी और तल अवीव और इजराइल के अंदर ये बहुत बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये किस तरह हो गया है और क्यों हुआ है, और इसके बाद दुनिया अब आगे क्या होगी, बल्कि यही मैं बात करना चाहूंगा आपके देखने वालों के लिए कि द एंटायर वर्ल्ड इज इन शॉक। हर बंदा ये एक शॉक में है। जिस तरह आपने फरमाया है कि
नेतन्याहू साहब ने कहा कि वी आर इन वॉर, लेकिन अगला फिक्रा आपने नहीं बताया। उन्होंने कहा वी आर इन द वॉर, वी आर इन द वॉर टू विन। वो विन करेंगे इस वॉर को, उन्होंने कहा है। और बल्कि उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टी के, जो कि इजराइल के अंदर एक सियासी कशमकश जारी थी बड़े अरसे से, बड़े थोड़े अरसे के अंदर वहां में 4 इलेक्शन हुए हैं। नेतन्याहू साहब के खिलाफ भी लीगल रिफॉर्म्स, चीजें चेंज करने के बारे में बहुत बड़े जुलूस निकलते रहे हैं। अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाती रही है, लेकिन आज उन्होंने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की है कि वी शुड कम टुगेदर, दिस इज अ नेशनल क्राइसिस। और अपोजिशन ऑफ इजराइल ने भी उनको अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। पूरी दुनिया इस दिन शाद, मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इजराइल इन 2017। तो एक बड़ा क्योंकि भारत समझता था कि वहां दुनिया की बहुत ज्यादा मुसलमान आबादी आबाद है, वहां पे उनके जज्बात के बारे में हमेशा भारत जो था वो हमेशा केयरफुल था। लेकिन आज उन्होंने भी अपनी सपोर्ट जो है वो इजराइल के साथ उन्होंने की है। इस वक्त देखा जाए अमेरिका, यूरोप सारे बल्कि अरब ममालिक भी कई जो है दे आर सपोर्टिंग इजराइल, हमास के खिलाफ है। लेकिन आज मैं यहाँ सबसे पहले जो बताना चाहूंगा कि आज वजह क्या हुई है कि जिसपे हमास को ये अटैक करना। जी सर, मेन चीज ये है, लोग ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब तक तो ये सुनने में आ रहा था, खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया में अब तक ये बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, उस एरिया के जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर। फिर अचानक से वही मतलब यह है कि इस तरीके से अटैक किया जाना और बड़ी तादाद में जो मिसाइल हैं वो दागे जाना, ये मतलब दुनिया हैरान हुई है। और पाकिस्तान में मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं, देखने वालों के लिए भी, आपको शायद खबर हो पहले से ही कि पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से। और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है, कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। क्या समझते हैं कि इस तरह के जो वाकयात हों उन्हें कामयाबी के तौर पे देखा जाना, और फिर उसी के बाद लेट्स सपोज यही जो अभी वार स्टार्ट हुई है ये आगे जाके तबाही का बायस बनती है, तो फिर हम ये कहेंगे वही स्टेटस जो से हमारे चेंज होके हो जाएंगे कि जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जो सा दबाया जा रहा है। उस पर मैं बल्कि यही बताना चाहूंगा कि आज ये जो कुछ भी हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे। अगर आज की सूरत हाल को भी देखा जाए तो 70 के करीब इजरायली जो है वो मारे गए हैं, 700 जख्मी हैं, 50 के करीब जिस तरह आपने कहा है कि उनको किडनैप कर लिया गया, जिसमें आर्मी के लोग भी हैं, सिविलियन भी हैं। लेकिन अभी उनका पूरा जो एक ऑपरेशन है अभी जारी नहीं हुआ। उनके पहले जो रिटेलिएशन के अंदर 250 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके। अब जो इजरायली जो एक्सरसाइज है, जो उनका ऑपरेशन है, उसका नाम फायर स्टॉर्म है, और जो दूसरे हमास है उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम तूफान अक्सा रखा है। अब उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा चले मैं ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इस लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान ने उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के और पाउंडों के बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है, वो बच्चे खुश हो ले। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज जो ऑपरेशन हमास ने शुरू किया है, उन्होंने 7000 के करीब रॉकेट मारे हैं, जिनको मेजॉरिटी को आयरन डोम जो उनका इजराइल का अपना एक प्लान है, अपना उनका एक सिस्टम है, बैटरीज है उनको रोकने के लिए, वो ज्यादातर तो रोक देते हैं। लेकिन उनके रिटेलिएशन में आप आयरन डोम कहां से लेकर आएंगे जब वो अपना ऑपरेशन शुरू करें। अब मैं आयरन डोम के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। 2011 में बनाया गया है, 10 है उनके पास आयरन डोम की बैटरीज, और जो एक बैटरी है वो $50 मिलियन की होती है। एक मिसाइल को रोकने पे $1 लाख खर्चा आता है। और इसको 4 से 70 मील के फासले से जो मिसाइल मारा जाता है उसको आयरन डोम जो होता है वो फजा के अंदर ही उसको इंटरसेप्ट कर देता है।
आज मैं ये बिलखुसूस हम जो आगे बात हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, सिर्फ दो ममालिक हैं। एक ईरान ने उनको कामयाबी कहा है कि ये कामयाबी हुई है फाइटर्स की, बल्कि एक दिन पहले उनका इजलास था, उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए वहां पे खड़े होकर। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इजराइल को, हमास को, $100 मिलियन ईरान हमेशा हर साल देता है हमास। बिल्कुल, ईरान दूसरे नंबर पर कतर है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे कतर है, जो कतर उनको सपोर्ट करता है। और $360 मिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए थे। और इस वक्त भी उनके जो हमास के जो लीडर है इस्माइल गानिया जो है, उनका ऑफिस एक ऑफिस उनका कतर में है, दूसरा ऑफिस उनका इस्तांबुल के अंदर है। ठीक है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ इजराइल ने ईरान ने तो उनके हक में स्पीच दी है, तैयब अर्दगान साहब ने एक स्पीच दी है उन्होंने दरमियान में जाकर बात की है कि दोनों साइडों को चाहिए कि वो इतना एक्सट्रीम पर ना जाए, मिल बैठ के जो उनसे मामले को हल करें। लेकिन शुरू हमास ने किया है। 7,000 जब मिसाइल मारे जाए तो दूसरी पार्टी मजलूम लगती है, अब वो रिटेलिएट करेंगे। और अगर माजी को देखा जाए, इजराइल जब तक अपने टारगेट को, अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा और बिलखुसूस बेगुनाह फलस्तीनियों का होगा। अब मैं फलस्तीन की हालत बताना चाहता हूँ। ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि फलस्तीन के हालात क्या है। फलस्तीन के दो टुकड़े हैं, एक का नाम गाजा बैंक है, एक का नाम गाजा है, दूसरे का वेस्ट बैंक है। अब उनके दो टुकड़ों के ऊपर दो मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। एक के ऊपर वेस्ट बैंक के ऊपर PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे के ऊपर हमास है। ठीक है। गाजा के अंदर तकरीबन 2 मिलियन फलस्तीनी आबाद है गाजा में, और वहां पे हमास की हुकूमत है। जो वहां पे पोल कराए गए थे तो सिर्फ 31% फलस्तीनी गाजा में भी जो हमास के हक में थे, 70% दे वर अगेंस्ट देम, 69%। और ये मैं बल्कि सवाल की तरफ आना चाहता हूं कि हमास ने ये क्यों किया है, वो सवाल दरमियान में रहेगा। बिल्कुल सर। सवाल ये था कि जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इजराइल के करीब से करीब आते जा रहे थे, बल्कि उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दी थी कि वी आर मूविंग क्लोजर टू इजराइल टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट और टू गेट एन एग्रीमेंट ऑन अ डेली बेसिस। उसमें हमास ये समझती थी कि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया और जो हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। और उसमें तकवीत इस चीज को मिली कि जब नेतन्याहू साहब ने अमेरिका में आके स्पीच दी और उन्होंने जो इजराइल का नक्शा दिखाया था, उसमें ज्यादातर हिस्से जो थे वो इजराइल के साइड पे दिखाए गए, फलस्तीनियों के हिस्से कम दिखाए गए। तो वो उन्होंने बौखलाहट में, बजाय इसका कोई डिप्लोमेटिक हल ढूंढते, कोई और एहतजाज करते, उन्होंने फैसला किया कि हमने इस तरह करना। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो एक डिफेंस एग्रीमेंट या फलस्तीन के हवाले से जो एग्रीमेंट हो रहा था, उसको डीरेल करने की कोशिश की गई है। अब वाशिंगटन DC के अंदर लोग आज बातें क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली जो पैसे दिए हैं ईरान को, और जो माजी में ओबामा पीरियड में भी ईरान को पैसे दिए गए थे, वो सारे हमास के पास जाते हैं। हमास उनसे रॉकेट बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सारा कुछ इस वक्त जो ये बातें चल रही हैं। लोग हैं वाशिंगटन DC में, ये समझते हैं कि रिसेंटली अमेरिका ने जो ईरान के साथ डीलें की हैं, उसकी वजह से ईरान ने सपोर्ट की है हमास की, और हमास हैज डन दिस थिंग टुडे। लेकिन मैं अगर देखा जाए, मेरा जाती तौर पे जो सब इसमें नुकसान इंसानों का होगा, चाहे कोई भी हो, दोनों साइडों से बच्चे मारे जाएंगे, किसी के भाई मारे जाएंगे, किसी के शोहर मारे जाएंगे, नुकसान इंसानियत का है। मैं जिसके हक में नहीं हूँ, 21st सेंचुरी है, प्यार मोहब्बत से और ऑन द टेबल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। डेफिनेटली सर। सर सवाल अगर मैं करूं कि सर अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज अपना अपना स्टांस रख रहे हैं, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। इंडिया ने बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपनी पॉलिसी के हवाले से बात की, उन्होंने बोला कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। इसी हवाले से अगर तुर्की की बात करें तो उन्होंने बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। उन्होंने बोला है कि जी भाई दोनों कंट्रीज को मिलके ये देखना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग ऑफिशियली अभी ऐसा सच में कोई खबर आई नहीं सामने, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो ये कहेगा या ये स्टेटमेंट देगा कि भाई जुल्म किया जा रहा है अभी भी फलस्तीन की तरफ के ऊपर, तो इस वजह से ये रिएक्शन दिया गया है।
क्या समझते हैं इंडिया ने जिस तरीके से क्लियर अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी पॉलिसी रखी है, पाकिस्तान भी कोई क्लियर पॉलिसी रखेगा या फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत को मैं बिल्कुल दो चार चीजें यहां बताना चाहूंगा। भारत और इजराइल आपस में उनकी क्या सिमिलैरिटी है, वो क्यों एक दूसरे के करीब आती है। इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इजराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको ट्रिपल डी कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ही उनके आपस में चल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको एक तो वो अमेरिकन कैंप में मौजूद है, दूसरा अगर देखा जाए तो आईटी के लिहाज से उनको मजीद करीब लाया जाता है। इस वक्त जितने ज्यादातर स्टार्टअप है आईटी के हवाले से सारे इजराइल से है और भारत की स्पेशलिटी भी उसी चीज में है। और तीसरा उसमें बिलखसूस आता है कि पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो इंटेंस चीजें हैं वो भी उनको एक दूसरे के करीब लाती हैं। और अगर देखा जाए इसमें तो इजराइल जो है इस वक्त जो उनका असर रसूख है वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भारत के या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। ये भी उनको करीब लाती है। उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका, उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का। और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जाएगा जहां सऊदी अरेबिया जाए, पाकिस्तान वहां जाएगा जहां यूएई जाए। और दूसरा, भारत इंडिपेंडेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी है क्योंकि उनकी इकनॉमी वो अपने पांव पे खुद खड़े हैं। उनके फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है। आप जो है वो खैरात लेते हैं तो चलाते हैं, इस तरह तो नहीं ना। फिर आप जहां से पैसे लेंगे अल्टीमेटली उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये मजबूरी है आपकी। मैं ये नहीं कहता कि आप शौक से जाते होंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है। जो पैसे देते हैं वो कहते हैं हाँ खबरदार ऐसी बात दी, सऊदी अरेबिया तो नहीं पसंद करेंगे ना आपको कि आप अपनी मर्जी की बातें करें। ऐसे ही है। इसी तरह आपको मर्जी की बातें तो नहीं करने देगा। IMF वाले जिस तरह आप उनके साथ भी चलते हैं, तो ये आपकी मजबूरियां हैं, भारत की मजबूरियां नहीं है। ये वजह है उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, जिनके साथ उनको इंडिया का, भारत का मुफाद अच्छा लगता है उसके साथ चलते हैं, जहां नहीं चलता वो नहीं चलते। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी एक मिसाल, इससे बड़ी क्या होगी। अमेरिका ने उनको UN+ की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने कहा था हमें सूट नहीं कर रही, उन्होंने रिव्यू कर दिया। ऐसे ही। सो दे आर प्रीटी इंडिपेंडेंट, लेकिन उसकी फाउंडेशन एक है छोटी साहब, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। आपको जहां से पैसे आते हैं आप उनसे डिक्टेशन लेकर चलते हैं, आपकी मजबूरी है। ऐसे ही है सर। और नो डाउट इसमें मैं ये चीज बिल्कुल ओपनली कहना चाहूंगा कि फलस्तीन में मुसलमानों के साथ जो होता रहा या पूरी दुनिया में मुसलमान का इंसानों के साथ जो होता है, अगर कहीं पे भी गलत होता है मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं ओपनली ये बात कहता हूं क्योंकि इंसानियत के कहीं पे भी इंसानियत के साथ अगर गलत हो तो जो थोड़ा भी दर्द रखता है उसे कहीं ना कहीं महसूस जरूर होता है। सर दुनिया की अगर बात करें, पहले हम रशिया यूक्रेन वार की बात करते आ रहे थे, उसके बाद फिर अगर देखा जाए ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चलता नजर आ रहा था, फिर अब ये नया एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। दुनिया किस साइड पे जाती नजर आ रही है आपको? तो साहब इससे मैं जो समझ रहा हूं कि कई जो नाकाम पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी उनको ऑक्सीजन मिलेगी। इसमें जो नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है यूक्रेन वार को होगा। दूसरे नंबर ताइवान का जो है वो पीछे हट जाएंगी चीजें। जो इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है अमेरिका में बाइडेन साहब को हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद थी, उनकी रेटिंग कम थी। कई लोगों को फायदा हुआ, कई को नुकसान होगा। कई जो मूवमेंट्स चल रही थी वो बैक बर्नर पे चली जाएंगी। कनाडा वालों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। कनाडा के जो रिसेंट जो खालिस्तान सिखों के हवाले से चल रहे थे, ट्रूडो साहब को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो कई लोगों का फायदा है, कई लोगों को नुकसान है। और तो जो सियासी मूवमेंट्स है उनमें वो उसमें उनको फायदा नुकसान होगा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर देखा जाए तो यूक्रेन का होगा। लोगों की तवज्जो वहां से हटेगी, सारी तवज्जो इजराइल और फलस्तीनी, बल्कि अमेरिका, आज हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इजराइल को हर चीज वो देंगे ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके। तो अब वो जो असले का और पैसे का रुख है वो भी यूक्रेन से हटके इजराइल की तरफ हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक जो है वो आज एक झटके से गुजरी है, एक शॉक हुआ है। और उसके अभी आफ्टर इफेक्ट्स आते रहेंगे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन का दौर है, पाकिस्तान के अंदर भी हो रही इलेक्शन की। तो इन चीजों के अंदर भी एक नया टॉपिक लोगों को मिल गया है, नई डिस्कशन मिल गई है। तो अब देखिए आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। दुआ करें ना ही जानी नुकसान हो, चाहे दोनों साइडों से जिस साइड पे भी हो,
लेकिन जिस तरीके से सर ये आगाज हुआ है, इस काम का, बुरे काम का आगाज हुआ है, मैं ये समझता हूँ, मतलब इंसानियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जाने जाने का जो आगाज हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी थमेगा और इस तरीके से होगा। बाकी उम्मीद हमेशा बेहतरी की जाती है। हम यही चाहते हैं कि भाई इंसानियत का फायदा हो और ये चीजें इस तरीके से ना बढ़े। सर क्या कहेंगे आप कि अगर, मेरे माइंड में एक सवाल है कि मोस्टली अगर देखा जाए अनरेस्ट जिन कंट्रीज में है वो मोस्टली मेजोरिटी इस्लामिक कंट्रीज या जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी ज्यादा हो वहीं पर ही क्यों नजर आती है? क्या इसकी रीजन आप समझते हैं? देखिए, तो इसमें मैं दो चार चीजें बताता हूँ। जो सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज में, और दो किस्म के इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पे तेल है, लेकिन तेल वाले कंट्रीज को उनके जो किंग है, बादशाह, वो इस तरह चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनका। और दूसरे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व है और गरीब से गरीब तरीन है, वहां पे चाहे डिक्टेटर है या पे वहां पे लोग जो है वो पूरी किस्म की डेमोक्रेसी है, लेकिन उन सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है, करप्शन है। करप्शन तो खैर ये जो तेल वाले कंट्रीज है यहाँ पे करप्शन ही समझ लें, क्योंकि सारे का सारा पैसा जो होता है वो सिर्फ 10-15 हजार लोगों के पास होता है पैसा, बाकी उनके ज्यादातर दूसरे ममालिक से लोग आके वहां जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। क्या उनकी स्टोरियां हैं? मेरा मकसद कोई अगर देखा जाए एक फंडामेंटल चीज है जिसमें मैं कहूंगा, दो चीज, बल्कि एक नहीं है, दो चीजें जो मैं कहूंगा इस वक्त इस्लामिक दुनिया दरबदर क्यों हो रही, यही चीज है। तालीम से दूरी, नाले से दूरी है, और दूसरा इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड करना, उसको पूरा समझ नहीं सके। मुख्तलिफ किस्म की दुकानें बना के इस्लाम के नाम पर मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं अपनी मर्जी से। आज अगर देखा जाए, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा, 4 शादियों के बारे में कहा जाता है इस्लाम में जायज। वो 4 शादियां जायज करने की एक वजह थी उस दौर के अंदर के लोग जंगों में जाते थे, वहां शहीद हो जाते थे, कत्ल हो जाते थे, तो हमारे प्रॉफिट ने कहा था कि सोसाइटी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ना हो, खराबियां ना हो, एक मर्द 4 शादियां रखें। आज कोई हालत है? पहले कहा जाता था जी सफर में रोजा माफ है, आज आप जहाज में एयर कंडीशनर बैठ के जाते हैं, रोजा किस चीज का माफ है? फिर रोजे की हालत देख लें, मिडिल ईस्ट में सारे लोग अरबी जानते हैं, कुरान को अच्छा समझते हैं, रमजान में सारा दिन अपनी दुकानें बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को दुकानें खोल लेते हैं। ये रमजान ठीक है। कुर्बानी का करना मकसद ये है कि अपनी कीमती जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एक बंदा हार्ट का मरीज है, उसको दवाई चाहिए या उसको बोटियां दी जाए? आप बकरों के ऊपर जोर है लेकिन कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं है। तो दो चीजें कंक्लूड करूंगा, एक तालीम से दूरी है और दूसरा इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। इस वजह से इस दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, इराक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, भारत देख लें, जहां जहां भी, पाकिस्तान में आपके 10,000 लोगों ने आपको यरगमाल बना रखा, गुलाम बना रखा पाकिस्तान के। वो हालत है कि 10,000 लोग हैं, सन 76 साल हो गए, आप गोरों की गुलामी से निकल के दूसरे गोरे गुलामों की उनके आप उस पर फांसी गई, लेकिन किसी को एहसास है उस जमीर नाम की चीज ही नहीं सर। तो ये इसमें जब तक आप तालीम की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक इस्लाम को नहीं समझेंगे, तो आप यही हालात होंगे। जब तक इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक शायद यही हालात रहेंगे। अच्छा सर, हमने हमास और इसराइल की बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, देख रहा था, बल्कि आपने भी मुझे एक वीडियो सेंड की थी जिसमें ये प्रॉपर कहा जा रहा था कनाडा की पार्लियामेंट में कि भाई हम मजीद पाकिस्तान को हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, जब तक पाकिस्तान में जो है अनफेयर इलेक्शन नहीं होते तब तक हम कोई भी इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ हम नारे लगाते फिर रहे हैं कि भाई कनाडा ने जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं इंडिया को, कनाडा ने ये कर दिया, कनाडा ने वो कर दिया, कनाडा ने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। दूसरी तरफ कनाडा ही ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाले। देखिए जोसेफ, जब भी कोई लोग आपको पैसे देते हैं, साथ फिर उनको हक बनता है वो बातें भी करें। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये किसी के इंटरनल मैटर्स में पोकिंग है। कनाडा का कोई हक नहीं बनता कि आपके बारे में स्टेटमेंट दे कि यहाँ इलेक्शन का होंगे, किस तरह होंगे, कौन कराएगा, क्यों कराएगा, लेकिन क्योंकि अब आप उनके खैरात पर टुकड़ों पे पड़े हैं तो वो बातें करते हैं। जिस तरह अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि ये इलेक्शन स्पीडी कराएं, फलां कराएं। भाई तुम अमेरिका के अंदर इस वक्त आधा अमेरिका समझता है कि हमसे इलेक्शन चोरी हुआ है, अमेरिका के अंदर आधा अमेरिका समझता है यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होते, तो तुम किस
पाकिस्तान में कह रहे हो भी जाके फिर इलेक्शन कराओ, लेकिन क्योंकि आप यतीम हैं, आप लवारस हैं, आप गरीब हैं, आपको जो गुजरता है थप्पड़ भी मारता है, दो बातें भी कर जाता है, क्योंकि खाना जो आप उनसे लेते हैं और वो खाना आप तक नहीं पहुंचता, वो डॉलर पाउंड आप तक आज तक नहीं पहुंचे, वो सिर्फ लंदन और टोरंटो और दुबई जाते हैं। लेकिन आपके 25 करोड़ लोग जिनकी आंखों में पट्टी है, कान बंद है, फिर उनके बारे में फिर क्या नहीं करेंगे ना, दूसरे लोग आप कहेंगे ओए तो सीधा हो क्यों नहीं टूटता, ऐसे ही ऐसे कनाडा वाले भी कह रहे हैं, इतने अमेरिका वाले भी कह रहे हैं। डेफिनेटली। और ये एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के लोगों के लिए है, जिन्हें शायद मेरी बातें थोड़ी तल्ख लगती हैं, थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन उनके लिए सवाल है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी यूएस में जाके ये कह सकते हैं कि यूएस में इलेक्शन फेयर होने चाहिए, यूएस में इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, कनाडा में इलेक्शन अब होने चाहिए, तब होने चाहिए? क्या हम ये बात वहां पे करने का सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते, इसलिए कि हम जो है कि उनके पैसों को या उनकी हेल्प के ऊपर चल रहे हैं। सर लास्ट में अगर वीडियो को जैसे हम हमेशा वाइंड अप करते हैं, पूरे जो इस टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात करें, पूरा वीक जो गुजरा और आने वाले वीक में क्या देख रहे हैं आप? ये सियासत या पूरी दुनिया की जो सी एक पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो तेल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, पेट्रोल जो है वो उसका बैरल नीचे गया है, एक तो ये बात है। दूसरा अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कई चीजें नहीं हो रही हैं, वहां भी इलेक्शन का दौर है, आगे चल रही हैं बातें। और उसके बाद अगर देखा जाए अमेरिका में भी इलेक्शन जो है वो जोरों पर है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को रोज अदालतों में भी सीटा जा रहा है। और दूसरा आज जो बात खास बिलखसूस इसराइल के हवाले से हुई है, इसकी लहरें चलती रहेंगी। आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको कई चीजें जो है वो नई सामने आएंगी इस रेफरेंस के साथ, क्योंकि लोगों की तवज्जो जो है अगर देखा जाए तो कल तक जो चल रही थी चीजें यूक्रेन के बारे में जी बिल्कुल, रूस के जो अटैक थे उनके बारे में बातें होती थी, लेकिन अब बातें लोग होंगी कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। सुबह शाम देखेंगे आप तो हर न्यूज चैनल आपको इजराइल और फलस्तीन की बातें करता नजर आएगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ी चेंज और क्या चीज। ठीक है। और सर हम कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन जब भी आपसे थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा वक्त मिले, हम कोशिश करेंगे कि हमास इसराइल को लेके जो भी न्यूज आए उसके ऊपर आपका जो सा आपकी ओपिनियन ली जा सके, लोगों तक आपकी ओपिनियन पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखने वालों के लिए यही कहूंगा कि आपको साजिद तारड़ साहब की बातें कैसी लगी, उनकी जो इसराइल और खासतौर पर हमास को लेके जो ओपिनियन थी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।